यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमें स्मरण रखना होगा कि अपने विशाल देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए हमें खेलों के स्तर को अभी और ऊंचा उठाना होगा। इसलिए हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अपने उपलब्ध साधनों का, अपनी टीमों और खिलाड़ियों के सही चुनाव, कोचिंग के तरीकों, उनकी शारीरिक हालत, खुराक आदि के मामले में सही उपयोग कैसे किया जाए। 1982 के एशियाई खेलों का कामयाबी के साथ आयोजन करने और सरकार तथा खेल संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों से खेलों के महत्व के बारे में जनता में जागृति बढ़ी है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हमारी टीमों के खेलों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसलिए खेलों का स्तर सुधारने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य सरकारों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, अखिल भारतीय खेल परिषद और खेल विभाग सभी को खेलों की प्रगति के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। खेलों को बढ़ावा देने और देश में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के मामले में केंद्रीय सरकार ने एक अलग खेल विभाग की स्थापना की है और 1982 के एशियाई खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी खर्च किया था, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय सरकार खेलों को कितना महत्व देती है। अब ये सारी सुविधाएं देश के युवकों को उपलब्ध हैं। यह आवश्यक है कि इन सुझावों को बनाए रखा जाए और इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। अपने अपने क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और शिक्षा संस्थाओं तथा आम जनता के लिए खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकारों की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे जानकर बहुत खुशी है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केंद्र की स्थापना करने में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सॉल्ट लेक क्षेत्र का विकास किया है और आवश्यक खेल सुविधाओं के लिए धनराशि जुटाई है तथा इसके निकट ही 1 लाख से अधिक दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की सुविधाएं भी दे रही है। मुझे आशा है कि यह केंद्र हमारे देश के पूर्वी भाग के लोगों की काफ़ी समय से अनुभव की जा रही खेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। ईरान संकट गहरा गया है। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बीच उसने व्यावसायिक विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। भारत के लिए यह संकट केवल एक दूरस्थ आंतरिक उथल-पुथल नहीं, बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ ईरान की कटुता को देखते हुए साफ है कि वहाँ के हालात बदतर होते गए हैं। ऐसे में नई दिल्ली ने अपना राजनयिक दृष्टिकोण सतर्क और व्यावहारिक रखा। भारत ने ईरान की राजनीतिक नेतृत्व के साथ संपर्क बनाए रखा ताकि रणनीतिक सहयोग को अल्पकालिक
उथल-पुथल से बचाया जा सके। अब जबकि हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहां फंसे 10,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके अधिकारी विभिन्न इलाकों में जाकर भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। उन्हें निकालकर स्वदेश लाने का काम हो रहा है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि वहां से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी पूरी है और शुक्रवार को पहला जत्था भारत पहुंच जाएगा। ईरान में सत्ता प्रतिष्ठान जनता और सूचना दोनों पर नियंत्रण खोने से चिंतित है। न सिर्फ नागरिकों का सवाल है, वहां के पूरे परिदृश्य ने भारत की चिंता हर तरह से बढ़ा दी है। भारत की सबसे बड़ी चिंता चाबहार बंदरगाह परियोजना है, जिसमें उसने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। यह परियोजना पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार का काम करती है। ईरान में लंबे समय से जारी अस्थिरता इस परियोजना की समयबद्धता और रणनीतिक महत्व को खतरे में डालती है। विशेष रूप से चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन को अशांत माहौल चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी दे सकता है, जिससे भारत की क्षेत्रीय और समुद्री स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्षेत्रीय समीकरण के अलावा भारत की ऊर्जा हित भी दांव पर हैं, क्योंकि ईरान में राजनीतिक उथल-पुथल क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरणों को बाधित कर सकती है और भविष्य के सहयोग को सीमित कर सकती है। नई चिंता ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क से जुड़ी है। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। वह वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाता रहा है। इस नाते उसकी भूमिका अहम हो जाती है। इसमें भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे और वह भी ईरान के आंतरिक संघर्षों या महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में उलझे बिना। तेहरान की स्थिति जटिल दिख रही है। भारत और ईरान के रिश्ते कभी विचारधारा से संचालित नहीं रहे। ये संबंध भूगोल, पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन की जरूरत से बने हैं। ईरान में किसी भी तरह का बड़ा झटका भारत की वर्षों से साधी गई व्यापारिक राहों, कूटनीतिक समीकरणों और सुरक्षा गणनाओं को प्रभावित कर सकता है। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो तेल बाजार में अस्थिरता, कीमतों में उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ना तय है। साथ ही शरणार्थियों की अप्रत्याशित भीड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय की गति बहुत तेज है और इस बदलाव के साथ ही जीने और काम करने के तरीके भी पूरी तरह बदल चुके हैं। बहुत समय से समाज में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि अगर जीवन में सफल होना है तो एक बड़ी डिग्री का होना सबसे जरूरी है। मगर अब चारों तरफ यह चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री पाना ही काफी नहीं होगा। कौशल विकास का पैमाना अहम होगा। ऐसे में क्या डिग्री की प्रासंगिकता का सवाल उन करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के लिए उठ
खड़ा हुआ है, जो अपनी मेहनत की कमाई और जीवन का कीमती समय एक डिग्री हासिल करने में लगा देते हैं। पहले यह माना जाता था कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है वही उज्जवल भविष्य की एकमात्र चाबी है, लेकिन अब वह चाबी अपनी चमक खो रही है।